अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला बोल दिया है। लगातार तीसरी रात अमेरिकी फाइटर जेट्स और ड्रोनों ने ईरान के तटीय इलाकों को बमबारी से थरा दिया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। यूएस सेंट्रल कमांड के जारी किए गए ब्लैक एंड व्हाइट थर्मल नाइट विजन वीडियो, जिसमें सबमरीन पर सटीक निशाना लगते दिख रहा है। ईरान का सबसे अहम बंदरगाह बंदर अब्बास धमाकों की गूंज से कांप उठा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के निर्देश पर एक के बाद एक कई मिसाइलें ईरान के सैन्य ठिकानों पर गिरी हैं। सिर्फ बंदर अब्बास ही नहीं बल्कि केशन द्वीप और बुशर में भी अमेरिकी वायुसेना ने चुन चुनकर हवाई हमले किए हैं। लेकिन इस बार के हमले में जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो युद्ध के मैदान में पहली बार समुद्री ड्रोन यानी मानव रहित सी ड्रोन का इस्तेमाल। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुद इस हमले का आधिकारिक वीडियो जारी किया है। इन खतरनाक समुद्री ड्रोनों ने बंदर अब्बास नेवल बेस पर खड़ी ईरान की सबसे अत्याधुनिक सबमरीन को पल भर में मलबे में तब्दील कर दिया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों और कमर्शियल शिपिंग पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, जिसके जवाब में अमेरिका को यह कदम उठाना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि ईरान की उन तमाम क्षमताओं को नष्ट कर दिया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरा बनी हुई हैं। इस ताबड़तोड़ बमबारी के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है। ईरान ने भी इस हमले का बदला लेने की कसम खाई है, जिससे साफ है कि आने वाले दिन बेहद भयानक होने वाले हैं। तो वहीं अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने भीषण पलटवार किया है। हॉर्मुज में ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के 2 विशालकाय कमर्शियल तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से बड़ा हमला बोल दिया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन जहाजों के नाम मोम्बासा और अल बहिया हैं। इस क्रूज मिसाइल हमले ने भारत को भी गहरा जख्म दिया है। धमाके की चपेट में आने से एक भारतीय नागरिक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 भारतीयों समेत कुल 8 क्रू मेंबर्स गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान का गुस्सा सिर्फ तेल टैंकरों पर ही नहीं फूटा। ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट के सबसे बड़े ठिकाने और अल जुफैर सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी है। इतना ही नहीं, पश्चिमी मोर्चे पर ईरान ने जॉर्डन के एक बेहद अहम एयरबेस को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। आईआरजीसी ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चुनौती दी है। यूएई के टैंकरों पर हमला और अमेरिकी सैन्य अड्डों को सीधा निशाना बनाना इस बात का संकेत है कि अब यह जंग अमेरिका बनाम ईरान से आगे बढ़कर पूरे अरब जगत को अपनी चपेट में ले चुकी है। भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। भारत ने ईरान के उपराजदूत को तलब किया। भारत सरकार ने ईरानी हमले में एक भारतीय नाविक की मौत के मामले में ईरान के उपराजदूत को तलब किया है। ईरान का यह बारूदी प्रतिशोध यही नहीं रुका। खाड़ी के देशों को दहलाने के बाद ईरानी सेना ने अब कुवैत में मौजूद अमेरिकी सेना के सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना निशाना बनाया है। ईरान के आत्मघाती यानी कि सुसाइड ड्रोनों ने कुवैत में अमेरिकी सेना की रीढ़ कहे जाने वाले कम्युनिकेशन सिस्टम और कंट्रोल टावर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका का अभेद्य माना जाने वाला पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी इन सुसाइड ड्रोनों के अचूक निशाने को रोक नहीं पाया और मलबे में तब्दील हो गया। ड्रोनों के इस झुंड ने अमेरिकी सेना के फ्यूल डेपो और गोला बारूद के गोदामों पर सटीक वार किया। मिसाइलें और ड्रोन टकराते ही अमेरिकी बेस के अंदर धमाके शुरू हो गए, जिससे करोड़ों डॉलर का सैन्य साजो सामान जलकर राख हो गया है। तो वहीं अमेरिका आज से समुद्री नाकाबंदी शुरू करेगा, साथ ही ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी करेगा। जहाजों को ईरानी बंदरगाह जाने से रोका जाएगा। दरअसल अमेरिका का मकसद हॉर्मुज में ईरान को कमजोर करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी ईरान की सभी सैन्य क्षमताओं को खत्म करने के बाद अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर पूरा नियंत्रण रखेगा। आखिरकार अमेरिका नाकेबंदी लगा क्यों रहा है? दरअसल अमेरिका का कहना है कि ईरान ने हाल के दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कई जहाजों को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, ईरान ने समुद्री मार्ग को बंद करने की भी घोषणा की थी, जिसके बाद से हमने ये दोबारा नाकेबंदी लागू की है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है और ये खुला रहना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही
बाधित न हो। ये कार्रवाई ईरानी जहाजों और उनसे जुड़े व्यापार को रोकने के लिए है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस अभियान का मकसद ईरान की हमले करने की क्षमता को कमजोर करना और होर्मुज में नागरिक तथा जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमेरिका लंबे समय से इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा पर भारी खर्च कर रहा है, इसीलिए अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा के बदले कार्गो चार्ज लेने की योजना बनाई गई है, जिससे सुरक्षा पर होने वाले खर्च को पूरा किया जा सके। देखिए प्रेरणा, ट्रंप को यहां भी कमाई सूझ रही है। बिल्कुल 20% बोल रहे हैं, 20% में टैक्स जो टोल टैक्स है वो लगाऊंगा हॉर्मुज स्ट्रेट पे और मैं कंप्लीट नियंत्रण रखूंगा। तो हमारे एक्सपर्ट है, चलिए इसी से शुरुआत करते हैं, इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय धीमान मेरे साथ हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर अजिताभ है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। डॉक्टर माथुर, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप बिना ईरान की मदद के हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ या ना? फिर हम जाएंगे बाकी पार्ट्स पे, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग और ये सबसे दिलचस्प पार्ट है। हॉर्मुज अगर रुक जाएगा तो हमारी तरफ हॉर्मुज को क्रॉस करने वाले जितना सामान आने वाले देश है, जैसे हम हो गए, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बाकी दूसरे देश हो गए, जापान हो गया, इनकी हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके एक पूरे प्रश्न का एक लाइन में उत्तर दे सकता हूं। नहीं, अमेरिका ईरान की मदद के, ईरान के ओके के बगैर यहां पर पूरी तरह से जनरल साहब का थोड़ा ऑडियो बढ़ाओ प्लीज, ऑडियो नहीं आ रहा है उनका ठीक से। मैं ये कह रहा हूं दीपक, जय हिंद। मैं ये कह रहा हूं कि आपके प्रश्न का एक शब्द का उत्तर है कि ईरान के बगैर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं कर सकता, ये निश्चित है। जब तक आप ईरान को पूरी तरह से तबाह नहीं कर देंगे, उनकी सारी मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म नहीं कर देंगे या ईरान को अपने पाले में नहीं बैठा लेंगे, तब तक आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका अगर ये कह रहा है, जब उन्होंने कहा कि हम भी 20% यहां पर से टैरिफ लगाएंगे, तो उन्होंने गाहे बगाहे ईरान को एक मौका दे दिया बोलने के लिए कि भाई हम भी तो यही कह रहे थे कि सुरक्षा प्रदान करने के एवज में हम यहाँ पर टोल लगाएंगे, और अमेरिका 20% लगा रहा है, हम तो बहुत कम लगा रहे हैं। तो ये बात उन्होंने एक उनको और टॉकिंग पॉइंट ईरान की तरफ उन्होंने दे दिया। पंडोरा बॉक्स खोल दिया है ट्रंप ने खुद। सॉरी, पंडोरा बॉक्स खोल दिया ट्रंप ने खुद। अब ईरान इसको लेजिटिमाइज करेगा। दीपक, ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ट्रंप बोलते पहले हैं, सोचते उसके बाद हैं और समझते बिल्कुल बाद हैं। ये उनकी ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या है। कुछ कहना, कुछ करो या मत करो, बोल दो। और ये जो है उनको कहीं ना कहीं ये चीज कभी एक स्ट्रेटेजी के तौर पे काम आ सकती है, लेकिन ये चीज उनको बार बार अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर रही है। और यही वजह थी कि अमेरिका को 17 जून को एक सरेंडर डॉक्यूमेंट स्विट्जरलैंड में साइन करना पड़ा था, क्योंकि वो बकवास ज्यादा करते हैं। सॉरी फॉर दिस वर्ड दीपक, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो ज्यादा बोलना, समय से पहले बोलना और करना कुछ नहीं। जबकि आप देखें कई चीन जैसे देश हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते, बहुत सोचते हैं और करते सबसे ज्यादा हैं। तो ये मेरा मानना है कि जब तक अमेरिका का ये रुख नहीं बदलेगा, जब तक अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा कामयाब समझने की गलती नहीं करेगा, जब तक अमेरिका अपनी डिक्शनरी में इक्वल शब्द का इंसर्शन नहीं करवाएगा, और जब तक अमेरिका दूसरे देशों को बराबरी का दर्जा देना नहीं शुरू करेगा, तब तक मुझे लगता है इसी प्रकार से उनको बार बार मुंह की खानी पड़ेगी दीपक। और प्रेरणा, अब ये भी हमको समझना चाहिए, आज देखिए मोस्ट वांटेड लिस्ट, जिसमें वो देश भी जो इस युद्ध में अमेरिका के साथ शामिल नहीं है, जैसे कि स्टार्मर, उनका फोटो है, इमैनुअल मैक्रो उनका फोटो है, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनका फोटो है, मार्क रूबियो उनका फोटो। समझ आता है अमेरिका इस युद्ध को लड़ रहा है, लेकिन ये जो पश्चिमी दुनिया के खिलाफ नफरत की पराकाष्ठा, अगर इस तरह की सोच पर ईरान चल रहा है, तो क्या उसकी ये सोच दूर होगी? क्या ये युद्ध और भड़केगा? और सबसे पहले ये समझ लेते हैं, क्या ये रुकेगा? रुकेगा तो बिल्कुल नहीं, ये लगातार भड़कता जाएगा। इसी पर बात करेंगे डॉक्टर अजिताभ से।
सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आईडीएफ ने हमास के नौसैनिक बल के कमांडर को मार गिराया है। समुद्री ताकतों को मजबूत करने की साजिश कर रहा था। समुद्र के रास्ते हमलों को बढ़ाने की साजिश रची जा रही थी। गाजा में 3 अन्य आतंकवादी भी ढेर किए गए हैं। दोनों हमले नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों के बाद किए गए। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो आईडीएफ भी अब हमले अपने तेज करता जा रहा है, लेकिन इस बीच जो कुछ हुआ है, आपको पता है बातचीत तो पूरी तरीके से रुक गई है और उसी तरह जो दुश्मनी है, मतलब कट्टर दुश्मनी जिसे कहेंगे, वो ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती जा रही है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप देखिए ईरान ने मोस्ट वांटेड लिस्ट निकाल दी जिसमें तमाम नेता हैं जिनको कैदियों के कपड़े में दिखाया गया है, जो ऑरेंज ड्रेस होती है, और उसमें वो नेता भी हैं यूरोप के जो इस युद्ध के अंदर शामिल नहीं है। कीर स्टारमर की बात कर ली जाए, जॉर्जिया मेलोनी की बात कर ली जाए, या इमैनुअल मैक्रो की बात कर ली जाए, तो पश्चिमी देशों के प्रति मुस्लिम वर्ल्ड की नफरत ये तो बिल्कुल जगजाहिर हो रही है। तो ऐसे में आपको लगता है कोई सुलह समझौते की या किसी भी तरह की गुंजाइश बचेगी अब दोनों देशों के बीच में? देखिए दीपक जी, अगर इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि यूरोपियन देशों के जो पर्सनालिटीज की आप बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी, उसको शुरू कर यार, वो ऑलरेडी कर रहा है वो। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो आपस में झगड़ा है, जो इस्लामिक लोगों का जो पलायन है यूरोप के अंदर, वो ऑलरेडी हमें दिखा रहा है कि पूरे यूरोप में, फ्रांस में क्या हो रहा है, नेदरलैंड्स में क्या हो रहा है, स्वीडन में क्या हो रहा है, वो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे मेरा ये मानना ये है कि ईरान अभी भी 2 जगहों पे बटा हुआ है। एक है रेडिकलाइज्ड आईआरजीसी, जो मेरे ख्याल में आई वुड से डिसजॉइंटेड है अभी भी, और एक है जो अरागची और जो लोग हैं जो थोड़े समझदार हैं, या पजेश्कियां जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो थोड़ी सी सही बात कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो आपने बात करी है, मेरे विचार में ये आईआरजीसी की तरफ से एक बचकाना स्टेप है। इस वक्त मेरा मानना ये है कि ज्योग्राफी ईरान के साथ, और उस साथ में ये कहना कि जैसे अभी माथुर साहब ने भी बोला कि आंसर इज नो, अमेरिका उसके बगैर नहीं कर सकता, वो सही बात है, पर उसको अमेरिका उसको डिस्ट्रॉय जरूर कर सकता है। हालांकि ट्रंप के जितने भी आइडियाज हैं वो सनकी हैं, बट आई कैन टेल यू जो अमेरिका के मिलिट्री प्रोफेशनल्स हैं वो उसका सनकीपन भी प्रूव कर रहे हैं ग्राउंड पे। हालांकि संभावना कम है, परंतु है। तो जो लोग ट्रंप के साथ नहीं चले, चाहे वो 4 जनरल्स थे, चाहे सेक्रेटरी ऑफ आर्मी थे, चाहे उनके इंटेलिजेंस चीफ थे, उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया। और जो लोग हैं काइनेटिक मीन्स को वो यूज कर सकते हैं, ये ईरान को समझना चाहिए। परंतु ईरान इस वक्त क्या कर रहा है कि शायद उसको सपोर्ट है रशिया की और चाइना की। और जैसे माथुर साहब ने भी बोला कि रशिया और चाइना चुप करके काम करते हैं। देखिए, ये मेरा हंच है। हमारे पास ऑलरेडी 6 लैंड रूट्स हैं पाकिस्तान से, और ट्रांसशिपमेंट फ्रॉम छबार और ग्वादर पोर्ट के अंदर। उसके अलावा 10,000 किलोमीटर लगभग लंबी एक रेल लाइन है जो चाइना से चलती है, जो सेंट्रल एशिया से होते हुए ईरान में आती है, जिसका एक ब्रिज परसों उड़ाया गया था अमेरिका द्वारा। उसके अलावा सी रूट है कैस्पियन सी में, वो भी ऑपरेशनल हो सकता है। उसको भी खैर डिग्रेड किए गए हैं पोर्ट्स वहां पे, परंतु ये वहां से उनको सपोर्ट मिल रही है। और ये सपोर्ट ये लोग क्यों दे रहे हैं? अभी आपने जैसे देखा कल TU-214 उनका एक कमांड एंड कंट्रोल प्लेन लैंड किया ईरान के अंदर। वो किस लिए आया है? वो इसलिए आया है कि अमेरिका ने जो उनके ऊपर पाउंडिंग की है 3 रातों को, उनके कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेटअप को बर्बाद किया है टोटली, ताकि वो हॉर्मोज के अंदर शिप्स के ऊपर अटैक ना कर सके। तो उसके लिए उनको एक एयरबोर्न प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो शायद रशिया ने उसको दे दिया है। हालांकि कोई आधिकारिक तौर पे कोई सूचना ना रशिया ने दी है ना ईरान ने दी है कि वो प्लेन वहां पे लैंड क्यों करा है। अब मेरा ये मानना ये है कि ये दोनों जो रशिया और चाइना की मिली भगत है कि किसी तरीके से ईरान को जीवित रखा जाए, और अमेरिका जो है अपना जितना भी आर्सेनल है, चाहे वो सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में है, या उनके डंप्स जो हैं डिगो गार्शिया में है, या उनके डंप्स गुआम आइलैंड में है, वो सारे के सारे डिप्लीट होते चले जाए उस लेवल पे कि जहां अमेरिका लड़ाई ना लड़ सके। कौन सी लड़ाई? ये वाली लड़ाई नहीं। इसके बाद अगर चाइना कोई करता है युद्ध में, साउथ चाइना सी में ताइवान को एनेक्स करने की कोशिश करता है, तो यूएस की जो कैपेबिलिटी है बहुत कम हो। सिमिलरली यूक्रेन में जो अमेरिका उनको मदद दे रहा है वाया यूरोपियंस EU कंट्रीज, उसमें भी कम हो। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि इनका गुपचुप मोटिव है।
बाकी वापस आते हैं आपकी बात पे कि वो ईरान मैक्रोन वगैरह के उन्होंने दिखाए, ये एक बिल्कुल मेरे ख्याल में एक इलॉजिकल स्टेप है जो शायद आईआरजीसी की तरफ से लिया गया है, ना कि पेजेश्कियां रागची वाला जो ग्रुप है वो ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी समझते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ज्योग्राफी ईरान के साथ है, जो कोस्ट लाइन है वो सारी की सारी रॉकी है, वहां पे चीजें छुपाई जा सकती हैं। हालांकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मोसाद और सीआईए ईरान के अंदर एक्टिव नहीं है, वो अभी भी है, परंतु कि कब तक चलेंगे, कब तक ईरानियंस उसको सहेंगे, कब तक वो हाई इन्फ्लेशन रेट्स देखेंगे, कब तक वो डिस्ट्रक्शन देखेंगे, तो ये चाल जो है रशिया की और चाइना की है, और जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये भी एक स्टेप उनकी तरफ से भी हो सकता है कि आप साइमल्टेनियसली अटैक करिए ट्रंप पे भी और मैक्रोन को और बाकी दूसरे यूरोपियन लीडर्स में भी अपना प्रेशर बना के रखिए, ताकि आपको कोई कम ना आंके। जी ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक इसको एनालाइज किया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आईआरजीसी गरम दल है और वहां की जो सिविलियन लीडरशिप है वो नरम दल है, तो ये कॉम्बिनेशन या इस युद्ध को दोनों की साझा पहल होनी चाहिए कि ये युद्ध ना भड़के, ऐसी हरकतें दोनों की तरफ से ना हो जिससे अमेरिका और इजराइल इरिटेट हो। क्या ये पहल हो रही है और क्या जो जिहादी मानसिकता है ईरान की वो दूर हो रही है? ईरान की जिहादी मानसिकता के बीच रशिया का एक मिस्ट्री प्लेन जो है वो बना हुआ है।